नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 की बुक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाएं, इकाई 1 से 5 जो है। इसमें हमने पहले पढ़ा था एकात्मक। आज हम पढ़ेंगे इसमें संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। एकात्मक व्यवस्था का मैंने वीडियो पहले बना के डाल रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघात्मक सरकार कैसी होती है। संघ के निर्माण के कारण ऐतिहासिक कारक। स्टार्टिंग करते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका संघीय व्यवस्था के निर्माण के पीछे एक औपनिवेशिक व्यवस्था से स्वतंत्रता प्राप्त करना मूल उद्देश्य था। तो सबसे पहले जो संघीय व्यवस्था की स्टार्टिंग जो हुई है वो कहता है अमेरिका से हुई थी। और संघात्मक सरकार होती कैसी है? ये सरकार ऐसी होती है जहाँ पे केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों स्तर पर सरकार का निर्माण होता है। बाहरी खतरा या सुरक्षा के प्रति खतरा भी संघीय व्यवस्था के निर्माण का कारण माना जाता है। जब बाहरी खतरे होते हैं तब भी संघीय व्यवस्था का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो एक मैन पावर होनी चाहिए, तो वो केंद्र के पास ही हो सकती है जो देश को सुरक्षित हाथों में ला सकती है। क्यों? क्योंकि राज्य अगर बटे रहेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अगर वो एकीकृत हो जाएंगे तो वो सुरक्षित हाथों में आ सकते हैं, वो सुरक्षित रह सकते हैं। भौगोलिक विशालता व सामाजिक बहुलता भी संघवाद के निर्माण का मूल कारण है। भौगोलिक विशालता, जो स्टेट बड़े बड़े होते हैं उनके लिए भी संघात्मक व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि उनको एक रखना बहुत कठिन काम होता है मिलाकर। जैसे भारत आप देख लीजिए, संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। संघीय व्यवस्था का विकास। प्रसिद्ध विचारक अलेक्जेंडर हैमिल्टन व जेम्स मैडिसन ने मिलकर पेपर है द फेडरलिस्ट पेपर 1788 का निर्माण किया। हैमिल्टनवाद का अभिप्राय एक शक्तिशाली संघीय सरकार का समर्थन माना जाता है। तो हैमिल्टनवाद क्या, एक शक्तिशाली संघीयवाद सरकार जो है उसका समर्थन करते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के संघवाद का रूप में अधिकतर विस्तार हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुए थे, पहला हुआ था 1914 से 18, दूसरा हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ। व्यवहारिक कारक नाम अमेरिका में सहकारी संघवाद का उदय हुआ। 1980 के दशक अमेरिका राष्ट्रीय रगीन ने नव संघवाद का नारा दिया। ये गलत है, यहाँ पे आएगा आपका रोनाल्ड रिंगन, राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, इसमें मिसप्रिंट हो रखी है, रोनाल्ड रिंगन है यहाँ पे, जिन्होंने नए संघवाद का क्या दिया था, नारा दिया था। फेडरलिज्म शब्द लैटिन शब्द फेडस से बना है जिसका अर्थ है आपसी समझौता। तो फेडरलिज्म जो शब्द है ना, ये किससे बना है, फेडस से, जिसका मतलब होता है आपसी समझौता। जैसे आप अमेरिका में देख लीजिए 50 स्टेट है, इन्होंने क्या कर रखा है, केंद्र से एक समझौता कर रखा है कि वो उसके साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन भारत में अलग है। भारत में अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। संघीय व्यवस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं। डैनियल एल्जोर के अनुसार संघीय शासन स्वशासन एवं सहभागी शासन है। तो संघीय शासन में क्या होता है, स्वशासन होता है, मतलब खुद का शासन होता है, और भागीदारी भी होती है इसके अंदर। मूरे फोर्थ के अनुसार संघ राज्यों का राज्य है। तो संघ क्या होता है, राज्यों का राज्य होता है। डाइसी के अनुसार संघीय शासन प्रणाली में जनता की केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण की इच्छा के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है, क्योंकि उनकी इच्छा संघ के निर्माण की होती है, एकता के निर्माण की नहीं। तो जनता का उद्देश्य क्या होता है, एक संघ का निर्माण करना, ना कि एकता का निर्माण करना। इसलिए इसमें सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बनाना। केसी हीरे ने अपनी रचना फेडरल गवर्नमेंट 1956 में संघीय शासन को परिभाषित करते हुए कहा कि संघीय सिद्धांत सामान्य एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजन है, जिससे वे क्षेत्र विशेष में स्वतंत्रता व समक्ष रहे। तो स्वतंत्र और समक्ष रहे मतलब सामने रहे और स्वतंत्र रहे, ये इसका उद्देश्य है विभाजन का। संघीय व्यवस्था वाले देश, अब देखते हैं जो संघीय व्यवस्था वाले देश हम कौन कौन से हैं। विश्व के 2 देश जो भौगोलिक रूप से अत्यधिक विशाल है, जातीय व निर्जातीय विविधता पाई जाती है, इन देशों के लिए शासन प्रणाली सर्वोत्तम है, जिसमें स्वायत्तता बनाए रखते हुए भी एकता का निर्माण संभव हो जाता है।
तो स्वायत्तता बनाए रखे हुए और एकता का निर्माण बहुत जरूरी हो जाता है। अमेरिका दुनिया का सबसे पहली संघीय व्यवस्था व विश्व की सबसे प्राचीन शासन प्रणाली है। तो अमेरिका देखिए सबसे बड़ा क्या संघीय व्यवस्था और शासन प्रणाली का देश को माना जाता है। इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेंटीना में भी संघीय शासन प्रणाली लागू है। तो संघीय शासन प्रणाली वही होती है जहाँ पे केंद्र और राज्य स्तर पर क्या होती हैं, सरकारें बनी होती हैं या उनका गठन होता है। यूरोप में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन व रूस सम्मिलित हैं। अब यूरोप महाद्वीप में देखिए तो कौन कौन से आते हैं आपके, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, रूस। ऑस्ट्रेलिया में भी संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया हो गई, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका में भी संघीय शासन पाया जाता है। एशिया में देखिए तो भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात व मलेशिया मुख्य संघीय देश हैं। तो भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था चलती है। आप देख सकते हैं केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे क्या है, अलग अलग सरकारें होती हैं। संघात्मक शासन के मौलिक लक्षण क्या हैं? पहला, दो प्रकार की सरकारें होती है इसमें। प्रोकेसी हैनेर के अनुसार संघीय शासन में राज्य की प्रभुत्व शक्ति दो सरकारों, केंद्र व राज्यों के बीच बटी होती है। दोनों में से कोई भी संप्रभुता या सर्वशक्ति से युक्त नहीं होता और दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। भारत में देखिए क्या कर रखा है, शक्तियों का विभाजन कर रखा है। समवर्ती, केंद्रीय और राज्य सूची में क्या बांट रखी, शक्तियां बांटी हुई हैं देश के अंदर, ताकि सबके अपने अपने अधिकार और क्षेत्र हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता और एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं कर सकता। शक्ति एक क्रमों का विभाजन है। शक्तियाँ क्या है, क्रमों का विभाजन है। संघीय शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख लक्षण है शक्ति का बंटवारा। इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा स्पष्ट होता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कर रखा है, केंद्र के पास कौन सी शक्ति होंगी और राज्य के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी। भारत उदाहरण स्वरूप है कि यहाँ की शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र को विदेशिक, रेलवे, प्रतिरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय कानून बनाने का अधिकार है। अब केंद्र को देखिए, जो रेलवे होता है उसके पास होता है और विदेशों से जितने भी मामले होते हैं फॉरेन से संबंधित वो सारे केंद्र के पास होते हैं। रेलवे के और प्रतिरक्षा, आंतरिक सुरक्षा वगैरह जो होती है उसके भी जितने भी मामले होते हैं वो केंद्र के पास होते हैं। उस पर कानून सिर्फ केंद्र ही बना सकती है। राज्य को दे रखे जो पुलिस, न्याय संबंध, कृषि, स्थानीय स्वशासन विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो यहाँ देख लीजिए, कृषि हो गई, स्थानीय स्वशासन हो गया, पुलिस हो गई और न्याय संबंध, इन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है, राज्य को है। एक और आता है समवर्ती, उसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लिखित एवं अनम्य संविधान। देखो जी, संविधान कैसा होता है, लिखित भी हो सकता है, अनम्य भी हो सकता है। संघात्मक शासन एक समझौते के समान है। क्या एक समझौता होता है इससे केंद्र के साथ राज्य का। यह जरूरी है कि इस समझौते की सारी शर्तें लेखबद्ध हो ताकि राज्यों को स्पष्ट रूप से यह गलत लिख कर रखता है, मालूम हो जाए कि इनके क्या अधिकार हैं। तो राज्य को पता होना चाहिए कि उसके क्या अधिकार हैं। अधिकारों लेखबद्ध करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान ही वह दस्तावेज है जिसमें स्पष्ट शासन प्रणाली किस प्रकार संचालित करनी है या लेखबद्ध होता है। अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको संघात्मक शासन व्यवस्था चलानी तो इसके अंदर संविधान होना जरूरी है और संविधान कैसा हो, लिखित होना चाहिए। अब ब्रिटेन में देखिए वहाँ लिखित संविधान नहीं है, भारत में देखिए लिखित संविधान, अमेरिका में भी लिखित संविधान है। तो संविधान कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ताकि शक्तियों का निर्धारण किया जा सके कि राज्य के पास ये शक्ति है और केंद्र के पास ये शक्ति है, ताकि इनके बीच आपस में टकराव की स्थिति ना बने। संघीय शासन प्रणाली लिखित संविधान के बिना नहीं चलाई जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय संघीय शासन को संतुलित करने वाला विप के समान है। यहाँ भी मिसप्रिंट लगता है। केंद्र और राज्य कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकते जो संविधान की धाराओं के अनुकूल नहीं है। देखिए, केंद्र हो चाहे राज्य हो, जो भी कानून बनाएंगे वो संविधान के अनुसार ही बनाएंगे, जो संविधान में दे रखा है उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्यों, भारत में कह रखा है कि संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है इस देश के अंदर। संघीय शासन प्रणाली में इस तरह के विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
अब मान लो कोई कानून बनाया जाता है, उससे राज्य को या केंद्र को किसी को भी इसमें आपत्ति हो तो वो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच करती है और उसको रद्द कर सकती है या लागू करवा सकती है। संघीय शासन प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अमेरिका न्याय व्यवस्था, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया न्यायिक समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। देखिए जी, यहाँ पे दे रखा है न्यायिक समीक्षा, मतलब कोई कानून बनता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस पर समीक्षा कर सकता है कि संविधान के दायरे में है या नहीं। उसके बाद उसको वो लागू करने की परमिशन दे सकता है या उसे निरस्त भी कर सकता है। अब हम बढ़ेंगे गुण। प्रोफेसर डाइसी, हेराल्ड लास्की और कार्ल फ्रेडरिक ने संघीय शासन के गुण दोषों पर चर्चा की है। पहला, राष्ट्रीय एकता स्थानीय स्वायत्तता से ही पूर्ण होती है। तो राष्ट्र की जो एकता है ना, वो स्वायत्तता से ही पूर्ण होती है। अगर आपके देश में स्वायत्तता नहीं है, खुद का शासन ही नहीं है, तो राष्ट्रीय एकता ही कायम नहीं रहेगी आपके देश में। संघात्मक व्यवस्था में राज्यों का महत्व अधिक होता है। जो राज्य होते हैं उसका महत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उन राज्य से ही केंद्र को पावर मिलती है। राज्यों प्रांत से ही केंद्र पूर्ण होता है और राज्यों के मिलने से ही केंद्र क्या होता है, पूर्ण होता है। सेकंड है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, शक्तियों का विभाजन। जैसे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शासन की इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत गुण सत्ता का विकेंद्रीकरण है, अर्थात सत्ता के जड़ें निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई होती है। तो शक्तियों को क्या कर रखा होता है, इसमें सही से विभाजित कर रखा होता है ताकि एक एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचे शासन का। थर्ड है शासन में जनता की व्यापक भागीदारी, अर्थात केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों को चुनने का अंतिम अधिकार जनता में निहित होता है। आप जैसे देख सकते हैं, अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जनता के पास क्या अधिकार है, वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को चुनती हैं और हटा भी सकती हैं। फोर्थ है अल्पसंख्यकों अधिकार की रक्षा। राज्य सरकार द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय क्षेत्रीय आवश्यकताएं, रुचि और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा होती है। अब एक चीज देखिए, जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, ठीक है, उसके अधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए कोई कानून बनाना, क्षेत्रीय आवश्यकता, क्षेत्र में जो आवश्यकता है उसके लिए कानून बनाना, और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा भी की जाती है। संघीय सरकार के अवगुण क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट, कुछ विचारक भारत के संघवाद के लिए बताते हैं कि भारत का संघवाद एकात्मक की झुका हुआ दिखाई देता है, अर्थात केंद्र बहुत से विषय राज्य पर हावी होता दिखाई देता है। तो आप देखिए कि भारत में बहुत से विषय ऐसे हैं जहाँ पे केंद्र क्या राज्य पर हावी होता हुआ दिखता है। इसमें हम कह सकते हैं कि एकात्मक व्यवस्था भी हो जाती है। जैसे मान लो देश में जब आपातकाल लगाया जाता है तो देश एक संघात्मक व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी पावर किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। जैसे मान लो कोई समवर्ती कानून है, सूची में कोई कानून केंद्र ने बनाया है और राज्य ने भी उसमें कानून बनाया, तब इस स्थिति में क्या होगा, केंद्र का कानून लागू होगा, राज्य का कानून नहीं लागू होगा। केंद्र तथा राज्यों के बीच खींचातान संघवाद व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों में केंद्र की पार्टी की सरकार न होने पर खींचातान बहुत अधिक रहती है। उदाहरण पश्चिम बंगाल, दिल्ली। आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार, अगर मान लो केंद्र की सरकार स्टेटों में नहीं, हर स्टेट में नहीं है, तो वहाँ टकराव की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। राजस्थान में देख लीजिए, वहाँ भी हो रही है। उसके बाद तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ होगी, केरला है वहाँ होगी, महाराष्ट्र वहाँ होगी, किसी भी राज्य में आप जाकर देख सकते हैं कि तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। पृथकतावादी आंदोलन को भी बल मिलता है। उदाहरण अमेरिका, स्विट्जरलैंड, भारत में देखने को मिलता है। तो आंदोलन भी बहुत देखने को आपको मिलेंगे। निष्कर्ष, संघात्मक शासन व्यवस्था आलोचनाओं के बावजूद आज के समय में ज़्यादा व्यावहारिक नजर आता है। संघात्मक व्यवस्था का नया कॉर्पोरेटिव संघवाद, इसके अंतर्गत राज्यों का केंद्र का बराबर सहयोग होगा। आप इसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे सकते हैं। एकात्मक प्रणाली का परीक्षण कीजिए, विस्तृत व्याख्या कीजिए
कि यूके में एकात्मक प्रणाली कैसे काम करती है। सेकंड है, संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में संघ के महत्व का परीक्षण कीजिए। संघवाद क्या है। भारत में संघीय व्यवस्था के विभाजन की व्याख्या कीजिए। भारत और अमेरिका में संघवाद के विभिन्न पहलुओं की तुलना करें और उनमें अंतर करें। तो ये क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट ना चाहो पेपर में आ सकते हैं तो देख सकते हैं। मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूँ वह आपका भारत के प्रकार शासन के प्रकार, लोकतांत्रिक, सत्तावादी, लोक लुभावने और अधिनायकवाद, ये सारा हम पढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।